जब कोई जुर्म सरजद होता है तो किस तरह थाने में एप्लीकेशन दी जा सकती है, किस तरह एफआईआर अच्छी दर्ज हो सकती है, यह सारी डिटेल आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तरीकेकार यह है कि जब कभी भी आपके साथ कोई जुर्म सरजद होता है तो आपने 15 पे कॉल करनी होती है। यानी अगर कोई डकैती हो गई, कत्ल हो गया, जना हो गया, कोई इस तरह का ऑफेंस हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने फौरी तौर पे 15 पे कॉल करनी है ताकि पुलिस मौके पर आकर देखे कि वकूए में सदाकत है कि नहीं। कई मरतबा वकूआ ऐसा होता है जिसकी मौके पे 15 पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, जैसे चेक डिसऑनर हो गया है, 15 पे कॉल की जरूरत नहीं है, 420 हो गई है, जरूरत नहीं है, मानत में खयानत हो गई है, जरूरत नहीं है, चोरी हो गई है, पता बाद में लगा है, 15 पे फौरी कॉल की जरूरत नहीं है। हां, अगर चोरी हुई और आपको फौरी पता लग गया तो आप 15 पे कॉल करें। ये सारी चीजें हैं प्रीलिमिनरी डिस्कशंस में। जब आप एप्लीकेशन बनाने लगते हैं तो आपके पास दो हल होते हैं, या तो आप एप्लीकेशन तहरीरी शक्ल में खुद लिख के थाने में जमा करवाएं और डायरी नंबर ले लें, जिसको हम ई टैग नंबर कहते हैं। दूसरा तरीकेकार यह होता है कि आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, अगर आप नहीं लिख सकते अच्छी एप्लीकेशन तो आप अपना वकूआ उनको बताते हैं, तो वो एक अच्छी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देते हैं। कानूनी तौर पर यह पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है अंडर सेक्शन 154 कि वो कंप्लेनेंट की बात को सुने और उसको तहरीरी शक्ल में लाए, और तहरीरी शक्ल में लाने के बाद उसके ऊपर डायरी नंबर लगाए जो कि अब ई टैग नंबर के तौर पे लगता है, और उसके बाद फिर कार्रवाई होती है। अगर कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, यानी कोई ऐसा जुर्म जिसके ऊपर फौरी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो एफआईआर फौरी तौर पे दर्ज हो जाती है। अब कौन कौन सी चीजें हैं जरूरी एप्लीकेशन के लिए? 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, पहले नंबर पे फैक्ट्स आते हैं, वाकया क्या हुआ है, वकूआ क्या पेश आया है, फिर कहां पेश आया है, लोकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि जिस लोकेशन में पेश आया उसी लोकेशन की हदूद में एफआईआर कटेगी। फिर किस वक्त पेश आया है, यह बहुत जरूरी है, और किस वक्त पेश आने के अलावा किस तारीख को पेश आया है। ये सारी चीजें एफआईआर के लिए बहुत जरूरी होती हैं। ये एफआईआर का समझ लें हुस्न होती हैं, एफआईआर को 4 चांद लगाती हैं। अगर वक्त, वकूआ, लोकेशन और फैक्ट्स आपने प्रॉपर लिखे हैं और कग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हुआ है, आपके पास उसकी शहादतें मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, तो आप एक जबरदस्त एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद अगर वो ऑफेंस नॉन बेलेबल है तो वो बंदा जेल में जाएगा, उसकी जल्द की जमानत नहीं होगी, और अगर ऑफेंस बेलेबल भी है तो भी उस शख्स को ट्रायल में सजा हो सकती है। जरूरी यह है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा वकूआ हुआ है जिसमें एक से ज्यादा मुल्जमान हैं, तो आपने हर मुल्जम को एक स्पेसिफिक रोल देना होता है। यानी जिस मुल्जम ने आपके साथ जो जुल्म किया होता है, एक लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके अंदर एक मुल्जम ने अगर कुल्हाड़ी से वार किया तो उसका कुल्हाड़ी से वार दिखाएं, बताएं कि जिसने कुल्हाड़ी से वार किया किसके ऊपर किया और कहां पर किया, यह बताना जरूरी है। अगर किसी ने कोई फायर आर्म इंजरी लगाई है तो किस पिस्टल से लगाई है यह बहुत अहम नहीं है, लेकिन किसने लगाई है और वो गोली किसको लगी और किस लोकेशन पे जाके लगी, यह बहुत जरूरी है। कई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें मेडिकल करवाने के लिए पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि जाएं अपना पहले मेडिकल करवाएं। देखिए, मेडिकल करवाना पहले बहुत जरूरी नहीं है। आपके साथ ऑफेंस हुआ है, सबसे पहले आप जाकर एक एप्लीकेशन अच्छी दर्ज करवाएं। इन तमाम वाकयात को डेट, टाइम, लोकेशन के लिहाज से आप प्रॉपर्ली एक ड्राफ्ट तैयार करवाएं। किसी वकील साहब की आप असिस्टेंस ले सकते हैं इस पूरे मामले को डील करने के लिए, और आप एक अच्छी एप्लीकेशन सबमिट करवाकर ई टैग नंबर ले लें। अब मेडिकल बाद में भी होगा ना, तो वो फैटल आपके लिए इसलिए नहीं होगा कि आपने तो वो कुएं के फौरी बाद आपने ई टैग नंबर ले लिया, यानी आपने अपनी कार्रवाई कर दी। अगर पुलिस उसको लेट करती है तो वो पुलिस की नेग्लिजेंस के अंदर आएगा, कंप्लेनेंट की नेग्लिजेंस के अंदर नहीं आएगा। अब आप जब एप्लीकेशन देते हैं तो उसके बाद ये नहीं है कि आपने एप्लीकेशन दे दी तो ऑटोमेटिकली एफआईआर दर्ज हो जाएगी। कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनकी ऑटोमेटिकली एफआईआर दर्ज हो जाती है, जैसा कि डकैती की, चोरी की एप्लीकेशंस जो होती हैं, आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, शाम तक एफआईआर हो जाती है। कई मर्तबा जब आपको ई टैग नंबर मिलता है तो ई टैग पर आपके एक अफसर का नाम लिखा जाता है, वो ऑपरेशन का अफसर होता है। आपने उस अफसर को कॉल करके पूछना होता है कि जनाब मैंने एक एप्लीकेशन दी है, जनाब को मार्क हुई है, मेरी बात को सुने, मेरे मामलात को देखें, मेरे सबूतों को देखें और इसकी रोशनी में एफआईआर दर्ज करवा दें।
वो ऑफिसर क्या करेगा? वो ऑफिसर आपकी बात सुनेगा और अगर आपकी बात में दम हुआ तो 99% चांसेस हैं कि वो ऑफिसर, अगर कोई उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, तो वो एफआईआर दर्ज करवा देगा। कई ऐसी एफआईआर होती हैं जिसमें डायरेक्ट इख्तियार नहीं होता छोटे ऑफिसर्स को, जैसा कि एएसआई या सब इंस्पेक्टर को इख्तियार नहीं होता 420 के मामले में, 489F के मामले में, 406 के मामले में, जहां पर फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं या प्रॉपर्टी मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां पर वो लेटर को फॉरवर्ड करवाते हैं एसपी ऑफिस से। तो अगर आपका 489F का, 420 का या 406 का मामला है या प्रॉपर्टी रिलेटेड मामला है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एसपी ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दें ताकि वहां से आपको ऑर्डर आए। मान लीजिए एसएचओ आपका काम करने को तैयार नहीं है, तो आप डीएसपी साहब की तरफ मूव कर सकते हैं, आप एसपी साहब की तरफ मूव कर सकते हैं। एसपी साहब आपकी बात नहीं सुन रहे, आप सीसीपीओ या अपने इलाके के सीपीओ या डीपीओ या आरपीओ को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो आप आईजी पंजाब को एप्लीकेशन दे सकते हैं, खुली कचहरी के अंदर जा सकते हैं। और अगर ये सब आपकी बात नहीं सुनते तो आप फाइनली 22 से 22B की पिटीशन दर्ज करवा सकते हैं किसी वकील के जरिए कोर्ट में, और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस यानी एक जज साहब होते हैं, वो आपके केस को सुनेंगे और अगर उनको लगता है एफआईआर दर्ज होना बनती है तो वो एफआईआर दर्ज कर देंगे। एफआईआर कैसे दर्ज होगी आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या किया जा सकता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि आपको ये वीडियो से सीखने का मौका मिला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।